अगर हम किसी भी तरह से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज इस यूनिवर्स में ट्रेवल करने लगे तो हमारे साथ क्या होगा, सुनकर आप दंग रह जाओगे। और क्या आप जानते हो कि हमारी अपनी मिल्की वे एक ऐसे खतरनाक रीजन की ओर खींची चली जा रही है जहाँ का नाम सुनकर वैज्ञानिक भी दंग हो जाते हैं। अब सोचो, अगर ऊपर वाला आपके सामने आ जाए और कहे कि कयामत का वक्त आ गया है और आपको दो ऑप्शन दे, या तो एक विशाल एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा या फिर इंसानों का बनाया हुआ न्यूक्लियर बम फटेगा, तो आप क्या चुनेंगे? लॉजिक कहेगा न्यूक्लियर बम, लेकिन सच कहेगा एस्ट्रॉइड, और इसका कारण आपको हिलाकर रख देगा। और ये जो $5 बिलियन नासा ने खर्च किया है यूरोपा मिशन पर, क्यों इतने हड़बड़ी में वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? क्या सच में वहाँ एलियन जैसी मछलियाँ हैं? और इंडिया कभी इतना समृद्ध था कि अगर अमेरिका को 10 गुना कर दो तो भी इंडिया पीछे नहीं हटता। उसकी मिट्टी से निकले थे जीनियस जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी थी। आज हम जानेंगे ऐसे 6 फैक्ट्स जो आपकी सोच और समझ दोनों को चैलेंज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 6 से। देखो, हम सब इस धरती पर रहते हैं। धरती सूरज का चक्कर लगाती है और हमारा सूरज भी आराम से बैठा नहीं है, वो खुद मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक जगह पर टिक के नहीं बैठी है, वो खुद पेस में मूव कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। अब जरा सोचो, अगर आप यूनिवर्स को बाहर से जूम आउट करके देखो तो हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, उसके साथ पास में एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी और भी कई छोटी बड़ी गैलेक्सीज। ये पूरा इलाका एक सुपर क्लस्टर कहलाता है। अब सबसे मजेदार बात सुनो, ये पूरा सुपर क्लस्टर जिसमें हम हैं वो भी एक दिशा में घूम रहा है, और वो दिशा कोई रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, द ग्रेट अट्रैक्टर। अब नाम सुन के लगता है कोई ब्लैक होल होगा जो सबको खींच रहा है, लेकिन नहीं, ये ब्लैक होल नहीं है। आप गूगल पर सर्च करोगे इज द ग्रेट अट्रैक्टर अ ब्लैक होल, तो वही सवाल सबसे ऊपर आता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि नो, इट्स नॉट ब्लैक होल। तो फिर ये है क्या? असल में ये स्पेस का एक ऐसा रहस्यमय इलाका है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। और मजे की बात यह है कि ये दिखता ही नहीं है। इतने टेलीस्कोप लगाए गए, रेडियो वेव्स देखी गई, एक्सरे देखे गए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए इसे एक इनक्लोज्ड इनविजिबल सोनल माना जाता है। हमारा पूरा गैलेक्सी ग्रुप यानी मिल्की वे और आसपास की गैलेक्सीज 20 किलोमीटर की स्पीड से इस ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ बढ़ रहा है। सोच के देखो, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो हम सब उस ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ हजारों किलोमीटर बढ़ चुके होंगे। अब हबल टेलीस्कोप की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है और $16 बिलियन में बना है, वो भी इस ग्रेट अट्रैक्टर को ढंग से नहीं देख पाता। हमें इससे कई ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत है ताकि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। कुछ थ्योरीज कहती है कि ये शायद कोई पोर्टल हो सकता है दूसरे यूनिवर्स का, लेकिन ऐसा कुछ भी फिलहाल साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। ये सब फिल्मी थ्योरीज है। रियलिस्टिकली हमें स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की जरूरत है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हम इस ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में और जान पाएंगे। और जब भी कोई नई जानकारी आएगी सबसे पहले आप उसे इस चैनल पर ही देखोगे। तो अभी के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अलर्ट्स ऑन रखो ताकि अगली ब्रह्मांड की रोचक बात आपसे मिस ना हो। फैक्ट नंबर 5, धरती पर सबसे ज्यादा लूटा गया देश कौन सा है? जवाब है भारत। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये इतिहास बोलता है। आपको शायद पता हो, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अंग्रेज भारत से करीब $45 ट्रिलियन की वैल्यू का सामान, रिसोर्सेज, धन संपत्ति और रिच कल्चर लूट कर गए थे। और अब तो नई स्टडीज कह रही है कि ये आंकड़ा $45 ट्रिलियन से भी कई ज्यादा हो सकता है। अब सोचो, आज की दुनिया में अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या लखनऊ जैसी जगहों में प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो प्राइस देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लोग सोचते हैं कि ये डेवलपमेंट अभी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि भारत के रीजन अभी से नहीं बल्कि सदियों से रिच और डेवलप्ड रहे हैं। बंगाल और आज का बांग्लादेश पूरी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर था। यूरोप और मिडिल ईस्ट में जो फैब्रिक चलता था उसका बड़ा हिस्सा यही से जाता था। हैदराबाद रीजन उस दौर में डायमंड प्रोडक्शन में नंबर 1 था। लखनऊ आर्ट, म्यूजिक, काव्य और कल्चर का गढ़ था।
था। उस समय के बेहतरीन कवि, तबला मास्टर, शायरी और आर्टिस्ट यही से निकलते थे। पंजाब तब से लेकर अब तक इंडिया का एग्रीकल्चर पावर हाउस रहा है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या खेती की कोई और फसल। अब जरा सोचो, जब इतना बड़ा कुछ इंडिया प्रोड्यूस करता था तभी तो भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती थी। और यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये हकीकत थी। अब सवाल आता है, क्या भारत फिर से वैसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर एक चीज सही से हो जाए, नेतृत्व। आम आदमी में तो आज भी जोश है, मेहनत है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है, लेकिन जब तक नेता खुद को नहीं सुधारते, अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते, तब तक ये जोश सिस्टम में फंस कर रहेगा। भारत को फिर से महान बनाने के लिए जरूरत है ईमानदार और दूरदर्शी लीडरशिप की। मेक इंडिया ग्रेट अगेन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प बन सकता है, और इसकी शुरुआत आपसे, मुझसे और हम सभी से हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, एक सीन सोचो, कोई देश किसी और देश पर न्यूक्लियर बम गिरा देता है। अब एक और सीन सोचो, एक एस्ट्रॉयड आकर किसी पूरे शहर को मिटा देता है। अब सवाल, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? जवाब थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, न्यूक्लियर बम ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इंसान के बनाए गए न्यूक्लियर हथियार सिर्फ ब्लास्ट नहीं करते, वो रेडिएशन छोड़ते हैं, और यही रेडिएशन हजारों सालों तक जहर की तरह धरती में बना रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे एस्ट्रॉयड तो पूरी धरती को हिला सकता है। हाँ, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के बाद नेचर खुद ही हल कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन को हल करने में नेचर भी हार मान जाता है। उदाहरण देखो, चेरनोबिल 1986 में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा था, वहाँ का कोर एरिया आज भी इतना रेडिएटेड है, वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता, और वैज्ञानिक मानते हैं कि उसे ठीक होने में 2000 साल और लगेंगे। अब आप सोचेंगे, फिर जापान का क्या? हिरोशिमा नागासाकी में भी तो बम गिरा था, लोग तो रह रहे हैं वहाँ पर। सही बात है, लेकिन ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जापान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पूरे शहर की ऊपरी मिट्टी के लेयर को हटाया गया। जो वर्कर्स ये काम कर रहे थे उनमें 50% को रेडिएशन पॉइजनिंग हुई थी। उस मिट्टी को अलग करके शहर को सालों में धीरे धीरे क्लीन किया गया, तभी आज वहाँ लोग रह पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन अमीर लोगों की जो आजकल अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ तो वो नीचे जमीन में जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बचना सच में बचना होगा? अगर तुम बाहर ही नहीं निकल सकते तो उस बचने का क्या मतलब? रेडिएशन हजारों सालों तक बाहर रहेगा, जैसे ही बंकर से बाहर निकले गेम ओवर। तो ये कोई जीना नहीं, स्लो मोशन डेथ है। तो अगर अरबों रुपए के बंकर बनाने के बजाय लोगों को एजुकेट किया जाए, दुनिया में पीस फैलाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी और बातचीत को बढ़ावा दिया जाए, तो शायद बंकर की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि शांति से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो सुनो। जब भी हम पानी की बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नल का पानी या समुद्र का पानी, बल्कि धरती के बाहर पानी कहाँ है, तो उसका जवाब है यूरोपा। यूरोपा यानी जुपिटर का चांद, और ये कोई नॉर्मल चांद नहीं है। इसके नीचे लिटरली विशाल अंडरग्राउंड तालाब है, मतलब कई किलोमीटर गहरा ओशन, और ये पानी हजारों करोड़ लीटर में वहाँ जमा है। अब जब नासा को इसके क्लियर इमेजेस और डेटा मिले कि हाँ भाई यहाँ सच में पानी है, तो नासा बोला अब तो जाना पड़ेगा। और इसी वजह से अक्टूबर 2024 में नासा ने भेजा यूरोपा क्लिपर मिशन। अब ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है, ये एकदम जासूस कीड़े जैसा है, जो वहाँ जाकर यूरोपा की सतह पर नजर डालेगा, गड्ढा खोदेगा और पानी के अंदर झाकेगा। अब सोचो, अगर उसके अंदर कोई अजीब सी मछली मिली तो, मतलब ऐसी मछली जो धरती पर कभी दिखी ही नहीं, कोई एलियन फिश। अब देखो, धरती जैसी मछलियाँ तो वहाँ मिलने से रही, लेकिन इंटरस्टेलर अजीबोगरीब चमकते हुए जीव वहाँ मिल जाए तो। और हाँ, ये सब अभी चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यूरोपा क्लिपर स्पेस में उड़ रहा है जुपिटर की तरफ और पहुंचेगा अप्रैल 2030 में, यानी अभी टाइम है, लेकिन मिशन शुरू हो चुका है। और अगर सच में उस पानी के नीचे एलियन लाइफ मिली तो ये होगा मानव इतिहास का सबसे बड़ा डिस्कवरी। फैक्ट नंबर 2, ये जो फैक्ट है ना बहुत डीप है, मतलब ऐसा फैक्ट जो आपके दिमाग का वाईफाई हिला देगा। अब सोचो, हम सब मिलके एक ऐसा स्पेसशिप बनाते हैं जो जा सके लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज। लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है ना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम सोचते हैं बाहर में जाए लाइट, हम उससे भी तेज जाएंगे। तो अब जरा सोचो, हम लोग बैठते हैं उस स्पेसशिप में और निकल पड़ते हैं एक टूर पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी घूमने। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हम पहुँचते हैं लाइट की स्पीड तक, और फिर
फिर उससे भी तेज। अब जो होने वाला है वो माइंड ब्लोइंग है। हम सब गायब हो जाएंगे लिटरली इस यूनिवर्स से। अब ये सुनने में फेक लगेगा, ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन है। जैसे आर्मी के फाइटर जेट्स को लो, जब वो साउंड से तेज उड़ते हैं तो पायलट को साउंड सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो आवाज से तेज जा रहे होते हैं, साउंड पीछे रह जाता है। अब उसी लॉजिक को लाइट पर लगाओ। अगर हमारा स्पेसशिप लाइट से भी तेज चला गया तो लाइट जो कि हमारी दुनिया दिखाती है वो हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। मतलब ना दिन ना रात, ना तारे ना गैलेक्सी, कुछ नहीं। हमारे स्पेसशिप के अंदर कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। यूनिवर्स हमारे लिए गायब हो जाएगा और वो स्पेस एक ब्लैकआउट जोन बन जाएगा। तो भाई अगली बार कोई कहे भाई स्पीड ही जिंदगी है तो बस ये जवाब देना, लाइट से तेज मत होना वरना दुनिया ही गायब हो जाएगी और साथ में तुम भी। फैक्ट नंबर 1, देखो यार, बहुत लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि एआई असल में कितनी बड़ी चीज है। मतलब दुनिया में जो टॉप ब्रेक थ्रूज हुए हैं ना, जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी, उनकी लिस्ट अगर बनाओ तो उसमें बस कुछ ही नाम आते हैं। जैसे बिजली का आना, इंजन यानी ऑटोमोबाइल, और फिर एटम को स्प्लिट करने की ताकत, न्यूक्लियर पावर, बस 1950 तक ये हुआ था। उसके बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, ठीक है बढ़िया है, लेकिन कोई वर्ल्ड शेयर इन्वेंशन नहीं। और अब आया है एआई, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये एटम को फोड़ने जैसी ही खोज है। अब सुनो, इसने सिर्फ क्रांति नहीं लाई, कई इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया है। एग्जाम्पल, एक वेबसाइट थी स्टैक ओवरफ्लो, प्रोग्रामर्स का भगवान, कोई भी कोड में फंसे सीधा स्टैक ओवरफ्लो। लेकिन जब से चैट जीपीटी आया उसका ट्रैफिक ऐसे गिरा जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। क्यों? क्योंकि अब प्रोग्रामर भी चैट जीपीटी से पूछते हैं, और सिर्फ कोडिंग नहीं, जीवन के हर सवाल का जवाब यही दे देता है। डॉक्टर भी यही, साइकियाट्रिस्ट भी यही, एस्ट्रोलॉजर भी यही, बेस्ट फ्रेंड भी यही। लेकिन अब एक गहरी बात सुनो, ओपन एआई नाम से तो ओपन है, लेकिन काम से थोड़ा क्लोज हो गया है। शुरुआत में ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, सब लोग मिलकर बनाएंगे, लेकिन अब कुछ लोगों के हाथ में मोनोपोली आ गई है। इसलिए एलन मस्क ने भी अपने एक्स ट्विटर पर ग्रॉक एआई को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए अल्टरनेटिव ओपननेस वापस। तो भाई ये था आज का सबसे बड़ा फैक्ट, एआई कोई छोटा मोटा बोट नहीं है, ये अगली सदी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि अगला फैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।